चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले जो टर्म बात करते हैं पूरी, जिस पे पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपेंड करती है, वो है आपका चार्ज। चार्ज देखो असल में क्या होता है, चार्ज से अगर पहले की भी अगर बात करें तो कोई भी अगर दो तरह की बॉडी है, कोई भी दो बॉडीज़ हो सकती है, चाहे आप मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर, नॉन मेटल्स, कोई भी ए और बी हो सकती है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है। दो बॉडीज़ होती हैं, उन दोनों बॉडीज़ में कोई ना कोई चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। और जो बॉडीज़ बनी होती हैं ये आपकी कोई एटम से भी बनी होती है। कोई भी बॉडी, हर एक बॉडी आपकी कोई ना कोई एटम से बनी होती है, ठीक है। और जो पर्टिकुलर बॉडी, किसी की भी बॉडी की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनी होती है। अब एटम के अंदर क्या होता है, असल के अंदर अगर हम एटम की बात करें तो एटम में आपका एक न्यूक्लियस होता है और आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और जो असल में न्यूक्लियस है ये दो पार्ट्स में बन के बना होता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर और साथ में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ अकेला हाइड्रोजन एटम ही है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नॉट अवेलेबल। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। और जब किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बात करें, कोई भी अगर बॉडी को हम बात करें कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब बोलेंगे किसी बॉडी को, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये एक टर्म है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किसी भी एटम को कब बोलेंगे, जब कोई एटम के अंदर एटम कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। किसी भी एटम पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उस एटम पे ना कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इसके बाद हम एक सिंपल सी बात है, ये आपका कोई एटम है, ये एटम, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों साइड, और न्यूक्लियस में क्या होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दो तरह के, और ई डैश का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली मूव कर सकते हैं, ये क्या हो सकता है, इजीली मूव, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मूव नहीं कर सकते बिना न्यूक्लियर। सिर्फ एक ही केस है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन के बेसिस पे ही हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अलग अलग कर सकते हैं, उनको हिला सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और जब आउटर रिंग के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन असल में लूज या गेन कर सकते हैं। ये जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर सकता है, मतलब खुद की बॉडी से बाहर भेज सकता है, और किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर हम बात करें, जब कोई एटम, अगर एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खोता है,
मतलब वो किसी को डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इफ़ एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आएगा? देखो, अगर एटम निकलेगा, मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को हमने छोड़ दिया, मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम खुद के पास किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा हो तो उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, मतलब क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मैं दोनों की बताता हूँ, ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैं डॉट से नोट करता हूँ, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जाता है बाहर की तरफ तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? ये आपका पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर कोई दूसरा एटम है, उसका न्यूक्लियस है, और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन, बाहर से कोई इसका इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में एंटर करता हो तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, जो वैल्यू कितनी होगी उसकी, उसको हम नोट करते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को हम इसको C से डिनोट करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 C। ठीक है, C से डिनोट किया। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, इसको अगर हम स्टेटमेंट में नोट करना चाहें तो ये लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरेबल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरेबल, they move from one body to another body। इतनी बात क्लियर हुई? और जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है, आल्सो देयर मासेस, मास भी इसके साथ ट्रांसफ़र होगा, मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, उनका मास भी ट्रांसफ़र होएगा। अब एक टर्म और आ गई कि मास कितना होगा असल में, तो हम अगर ये नोट करें, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कितना मास होगा इस पे? इसमें मास होगा 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अगर हम चार्ज की बात करें तो आपका ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा और इसके साथ साथ ये मास भी ट्रांसफ़र होगा। अब कोई बोले कि किसी एटम के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन आए, n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आए, तो उन पे चार्ज कितना हुआ? तो n ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी n × 1.6, n जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उतना मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज। ठीक है, n ऑफ e, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे e चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन पे n ऑफ e हो गया। अगर आप मास की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन मास में ट्रांसफ़र होंगे वो भी आपका उसमें मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? अब अगर हम बात करते हैं चार्ज, चार्ज आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्री चार्ज और दूसरा होता है आपका बाउंड चार्ज। टर्म से भी समझ में आ रहा है कि अगर चार्ज अपना फ्री है तो इसका मतलब E इज़ ईजिली
इलेक्ट्रॉन इज ईजिली मूव, और अगर वो बाउंड है तो इट कैन नॉट बी ईजिली मूव। अगर हम करते हैं बात फ्री चार्ज की, फ्री चार्ज की अगर हम बात करें, फ्री चार्ज क्या होता है? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हम जब उसके आयोनाइजेशन एनर्जी दे देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हम एटम को आयोनाइजेशन एनर्जी दे दें तो वो मूव कर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्री चार्ज। देखिए कैसे, ये आपका एटम है, न्यूक्लियस, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इस पे कोई एनर्जी देंगे। ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सके। इतनी एनर्जी सफिशेंट, इतनी कम से कम वो एनर्जी देनी पड़ेगी जो इसको मूव करवा दे। जब इसको एनर्जी देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। तो ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट में नोट करें तो when an electron is provided with an energy equal to ionization energy, electron become मूवेबल। ठीक है, इट्स कॉल्ड फ्री चार्ज। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल अगर हम एनर्जी दे दें तो वो फ्री चार्ज होगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज क्या होगा? बाउंड चार्ज क्या है कि असल में ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक एनर्जी होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को मूव होने से बचाएगा। और इसी फोर्स की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? ये जो फोर्स है, ये जो एनर्जी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यही जो फोर्स है जो इसको बाउंड करे रखेगा। इतनी बात क्लियर हुई? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? चार्ज के अंदर, फ्री चार्ज में क्या हुआ? अगर हम एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन के एनर्जी के बराबर तक एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लायक हो जाए तो उसको हम बोलेंगे फ्री चार्ज। अगर वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बंधा हुआ है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो वो सिर्फ रिवॉल्व करेगा, वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ये भी बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जब इस इलेक्ट्रॉन को हम आयोनाइजेशन एनर्जी दे दें, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज जब मूव करेगा, जब भी ये फ्री चार्ज मूव करेगा, व्हेन फ्री चार्ज बिकम मूवेबल, इसी को हम क्या कहते हैं? इट कॉल्ड फ्लो ऑफ करंट। इसी फ्री चार्ज के मूवमेंट को हम बोलेंगे फ्लो ऑफ करंट। यहाँ से एक टर्म आ जाती है
जो आपके फ्री चार्ज हैं, फ्री चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये, बेसिक सी टर्म ध्यान में नहीं रहती कई बार बच्चों को, तो ये ज़रूरी है चीज़ ना। देखिए अब ये जो फ्री चार्ज क्या है असल में, जैसे कि कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, आप रूम टेम्परेचर के ऊपर भी उसके जो इलेक्ट्रॉन जो चार्जेज हैं वो मूव करने लग जाते हैं। इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, बाउंडेड चार्ज, बहुत ज़्यादा बाउंड चार्ज मिलेंगे उसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। कंडक्टर को अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर जाते हैं, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे भी। वहीं सोच के देखो, अगर आप इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो करवाना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और वो इंसुलेटर ब्लास्ट कर जाते हैं। यही रीज़न होता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में बाउंड चार्जेस होते हैं और कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और जब कोई भी एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान के चलो ये आपका सोडियम एक मेटल है, Na का लेटिस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये Na की लेटिस स्ट्रक्चर है। देखो जब सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो एक Na प्लस मतलब प्लस चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये जो Na प्लस अपने पास बचा, मान के चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये Na प्लस से ये बनाएगा आपका कैटायन, इसी को हम बोलेंगे कैटायन। इसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, देखो Na प्लस मूव नहीं करेगा। Na प्लस क्या है, एक ये आपका फिक्स्ड इन लेटिस, ये जो लेटिस स्ट्रक्चर है आपकी, इसके अंदर फिक्स्ड रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हर जगह जो अवेलेबल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल हैं मूव करने के लिए। ठीक है। इस पूरे के ऊपर क्या आएगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या बन गया, कैटायन, इसको बोलेंगे कैटायन। ठीक है। और ये कब होगा, अब हमने ये बता तो दिया कि जब Na से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कैटायन बनेगा। और ये कैटायन किस केस के अंदर बनेगा, जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड असल में क्या करेगा, सोडियम की लेटिस स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे तो सोडियम क्या बच जाएगा, एक कैटायन। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या कोई और फोर्स की वजह से किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का इनकमिंग होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन में फॉर एग्जांपल Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम Na नेगेटिव, और ये Na नेगेटिव क्या होएगा, anion। ठीक है। ये दो चीज़ क्लियर हुई। अब हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर, तो एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई अपना कंडक्टर है, इसके अंदर बार हैं कोई, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। और वहीं एक दूसरी बार है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है।
लेट्स से कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, आपको पता होगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस करना था इसमें। ये आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें हमने एक में ले रखा है नेगेटिव चार्ज, ये आपके नेगेटिव चार्ज हैं, और इसमें हम ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो प्लस माइनस ये खुद में ऐड ऑन कर सकता है। एक सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर किसी भी एटम पे आपको नेगेटिवली चार्ज दिखता है, नेगेटिव चार्ज है, ये कोई एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये माइनस करने के लिए रेडी है। माइनस करना मतलब खुद की बॉडी में से इलेक्ट्रॉन छोड़ना, कि इसके जो न्यूट्रल स्टेज थी उसमें से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। वहीं अगर ए पॉजिटिव की बात करें, ए पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखता है, प्लस है मतलब ऐड ऑन करने की कैपेसिटी रखता है। ये दो ट्रिक हैं, आप याद कर सकते हो। नेगेटिव का मतलब इट कैन लूज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इट कैन गेन। ठीक है, ये दो चीज़ याद रख सकते हो। तो अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और वहीं अगर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। और पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ का होता है असल में, प्रोटॉन का। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, जब अब दो टर्म आ गई आपके पास, यहाँ पे अगर हम लिखें पहली टर्म, ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज moves opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी टर्म होगी पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टर्म आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और चार्ज। ठीक है, अब चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता और ना ही क्रिएट किया जा सकता। अब एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, चार्ज इन एन एटम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज एटम में सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्रिएट नहीं कर सकते, जो हैं वही हैं, जितने अपने पास हैं उतने ही हैं। हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर,
उसको हम नए सिरे से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर भी हम एक एनर्जी को निकालते हैं, ट्रांसफर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपस में अट्रैक्ट वो करते हैं। तो असल में न्यूक्लियस अपने जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, जो इनिशियल एनर्जी और आपकी फाइनल एनर्जी वो बराबर रहती है। इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज आपका हमेशा से बराबर रहेगा। हम किसी और मटेरियल का न्यूक्लियर की उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो ओवरऑल चार्ज है वो बराबर में रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। एक कैपेसिटर की केस में से समझते हैं कि अब ये भी हो सकता है कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है ना। तो एनर्जी स्टोर कैसे करेगा कैपेसिटर? क्या वो उसको क्रिएट थोड़ा ना कर रहा है, वो एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता कि कैपेसिटर, कुछ एक आयन को वो स्टोर करता है। वो आयन भी आपके कहाँ से आते हैं वो अब देखते हैं। देखो ये आपकी दो प्लेट हैं कैपेसिटर की, दो प्लेट्स, एक स्विच लगा दिया। असल में उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटे वाला जो टर्मिनल है उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, उसका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जब मैं इस स्विच को ऑन करेंगे t=0 सेकेंड पे, ठीक है, जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी क्या करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करवाएगी किस डायरेक्शन में, इस प्लेट की तरफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। बैटरी क्या है असल में? सोर्स ऑफ चार्ज। अब बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज कैसी है? इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन और प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिलीज़ करती है। अब रिएक्शन से रिलीज़ होते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल है उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टूटते हैं और वही मूव करते हैं, जनरेट नहीं किए। बैटरी ने भी चार्ज को जनरेट नहीं किया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर आएंगे तो आपकी ये प्लेट हो जाती है, इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड। अब देखो, जब बैटरी ने ये इलेक्ट्रॉन दिए इस प्लेट के ऊपर, एक एंड पे तो ये इलेक्ट्रॉन दे रही है और वहीं दूसरे एंड से पॉजिटिव चार्ज को खींच भी रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज को खींच करके अपने अंदर न्यूट्रलाइज ले रही है। आई बात समझ में? सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन ही हैं जो इस प्लेट से निकलेंगे। असल में इलेक्ट्रॉन निकल के ही पॉजिटिवली यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जमा हुए तो इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरी साइड तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं, तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। देखो जो ये बैटरी है ये आपका सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ चार्ज है। सिंपल सी बात समझिए, अगर कैपेसिटर में हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के जो नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन जा करके, ये जो नेगेटिव एंड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा करके कैपेसिटर की प्लेट पर जमा होंगे और इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे, और इसी समय जो दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, वहाँ से पॉजिटिव चार्ज भी ड्रेन होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से बैटरी से पॉजिटिव चार्ज ड्रेन होने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी होएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसी से आपका बैटरी पे भी पॉजिटिव चार्ज इनकमिंग आने लग जाएगी। तो ओवरऑल नेगेटिव यहाँ से गए, पॉजिटिव यहाँ से आए, ये भी चार्ज कंजर्वेशन का रूल इक्वल, और यहाँ पे भी चार्ज कंजर्वेशन का रूल इक्वल। और अगर हम नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल्स टू प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव क्यू और ये नेगेटिव क्यू। जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी गए। देखो चार्ज का फ्लो देख लिया, चार्ज की पोलैरिटी देख ली, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लिया,
अब हम बात करते हैं करंट की। जब करंट की बात आती है तो भूल जाइए कि ये कोई इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो एनीथिंग, कुछ भी फ्लो हो सकता है, एनीथिंग। आपका वाटर भी हो सकता है, एयर हो सकता है और चार्ज हो सकता है। और हम बात करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इतना ये टॉपिक। करंट समझ में आई? करंट क्या होता है असल में? जब किसी भी कंडक्टर में, अब करंट की बात आ गई तो हम कंडक्टर की ही बात करेंगे, इसके ऊपर कोई वो नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। जब किसी भी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे कि ये तो हमने पीछे देखा। इन कंडक्टर in conductor, when electric field is applied to the charge, then electron flow, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतनी सी बात करंट क्लियर हुआ ना। और पुराने टाइम पे क्या था, जब इलेक्ट्रॉन के क्लियर होने से पहले क्या था, हम पॉजिटिव चार्ज को मानते थे कि यही होता है मूव जो करता है, हम एक पॉजिटिव चार्ज को फ्लो ऑफ करंट मानते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी से हमें पता चला कि असल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हम ये मानने लगे कि इलेक्ट्रॉन आर मूव, और जो करंट फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो इलेक्ट्रॉन है। पहले मानते थे कि करंट फ्लो के लिए पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। और जब पॉजिटिव को मानते थे तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रॉन की मानते हैं तो ये क्या है, इट मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और करंट को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होगा, I = dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को हम लिख सकते हैं, चार्ज की यूनिट होगी कूलम पर सेकेंड। ठीक, ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ। कल हम टॉपिक पे बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज पे। ओके, थैंक यू।